हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की वन स्थित रिपोर्ट। राइट, कल हमने देखा था कि भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां कौन कौन सी हैं, वो किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं तथा उनमें पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से थे। राइट, देन आज देखेंगे कि भारत के जो वन क्षेत्र हैं तो उनसे संबंधित पहले तो आज हम लोग रिपोर्ट देख लेते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उनकी उपयोगिता के बारे में बात करेंगे कि वो उनके वर्गीकरण और उपयोगिता क्या क्या है। राइट, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इस रिपोर्ट से आपको ही काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है फ्रेंड्स वो मेंस और प्री दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्री में आपको भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 से संबंधित तथा भारतीय वन सर्वेक्षण के बारे में पूछा जा सकता है, और मेंस में पूछा जा सकता है भारत में बदलते हुए पर्यावरणीय परिदृश्य में वनों की क्या स्थिति है। तो ये आपको डाटा कंफर्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अदर एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक दो जो होते हैं वन लाइनर क्वेश्चन में भी ऐसे सवाल कुछ पूछ लिए जाते हैं कि कब लागू की गई, किसके द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स, इसलिए आज इसको विस्तार से देखेंगे। बट उससे पहले फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप में से बहुत से लोगों को फ्रेंड्स शायद मेरी ये हैंड रिटन जो मैं बना के लिख के देती हूँ तो इसमें से प्रॉब्लम हो रही है देखने में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि प्लीज़ अभी आप लोग एडजस्ट कर लो। वैसे मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ फ्रेंड्स, बस इस लॉकडाउन के समय में कहीं आना जाना सब कुछ बंद है और सारा दिन घर में कोई इतना ज़्यादा तो पढ़ नहीं सकता फ्रेंड्स। मेरा भी कुछ टारगेट कुछ और है। बस मैंने सोचा कि चलो इस अब 24 घंटे तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए 1-2 घंटे किसी की हेल्प हो सकती है यदि मेरी वजह से, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया फ्रेंड्स, और आई थिंक आप लोगों को अब वो अच्छा भी लगा, आप लोगों का साथ मिला, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू अभी रखी हूँ फ्रेंड्स, जब तक अभी ये सब कुछ चल रहा है। और फ्रेंड्स मैं जैसे ही नॉर्मल होता है सब कुछ तो आपको, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मोबाइल से हम इतना कुछ बना नहीं सकते हैं कि बहुत टाइम लगता है और टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव है फ्रेंड्स, क्योंकि अपना भी पढ़ना होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स अभी आप लोगों को प्लीज़ इससे एडजस्ट कर लो। देन उसके बाद जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मिलने लगेगा, यदि आप लोगों का साथ रहा तो। और फ्रेंड्स ये बताना, आप मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है या कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। राइट, तो प्लीज़ जो भी आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि समझ में आ रहा है या फिर कुछ और मतलब इसमें इम्प्रूव करें। राइट, तो आज का जो है उसको शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहले तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि भारत के जो वन क्षेत्र हैं तो वन किसे कहते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है बट एक बात और सुन लीजिए। आप में से किसी ने 2-3 दिन मेरे से पूछा है कि आप कौन से बुक से पढ़ाते हो। तो फ्रेंड्स कोई एक बुक नहीं है मेरे पास जो मैं एक बुक से आपको पढ़ा रही हूँ। मैं एक टॉपिक पे कई जगह से सर्च करके और फिर आपको बताती हूँ कि ये कहाँ से कहाँ है। तो फ्रेंड्स हालांकि ये पूरा आपको डाटा एनसीईआरटी बेस्ड ही है, उसमें जितना भी है आप एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें सिर्फ वो आपको बेसिक नॉलेज दिया हुआ है, बट उससे रिलेटेड जो भी करंट इशू है और जो भी अदर फैक्ट्स बन सकते हैं तो उनको भी ऐड करके हम बताते चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप किताब के लिए परेशान ना होइए। और किसी और एक बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि कोई भी बुक ख़राब नहीं होती है बस। और इस टाइम पे जो है ना अपना ऑनलाइन ये सिस्टम है, इसमें आपको बहुत से स्टडी मटेरियल मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज मत होना कि क्या पढूं क्या छोड़ूं। राइट, एक ही आप बुक अपनाओ, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे महेश वर्णवाल हो, चाहे कोई भी हो। तो 1-2 बुक अपनाओ आप, और उसके अलावा बहुत से मटेरियल जो है उन पे मत पढ़ो। उसी को एक बुक को 10 बार पढ़ो, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है फ्रेंड्स। तो आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। राइट, क्योंकि सारी बुकों में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको वही सब कुछ मिलने वाला है, तो ऐसे बुकों में पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो। राइट, सो आज अब देखते हैं वन। तो वन क्या होता है फ्रेंड्स। वन से अभिप्राय
एक ऐसे व्यापक क्षेत्र से है जो वृक्षों से पूर्णतः क्या होता है, आच्छादित होता है, मीन्स ढका हुआ होता है, और वह पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्र की पूरी जैविक क्षमता में सुधार करता हो, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में यदि हम देखें तो यदि यदि वृक्ष क्षेत्र इतना अनियमित और खुला हो कि वह उस क्षेत्र के जैविक गुणों में सुधार कर सकने में सक्षम हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, वन प्रदेश कहते हैं, राइट। और यदि वृक्षों की विशेष रूप से फलों के लिए लगाया जाए, जैसे कुछ वृक्ष होते हैं, आम का हो गया, अमरूद का हो गया, अंगूर का हो गया, ये वृक्ष क्या विशेष रूप से फलों के लिए लगाए जाते हैं, तो इनको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बाग कहते हैं। और यदि यही बाग जो छोटा और खुला है तो इसे हम क्या कहेंगे, उपवन कहा जाता है, राइट। तो इसको हम उपवन कह देते हैं। तो इसमें क्या हो गया, बाग भी आपने सुना होगा और उपवन भी सुना होगा, राइट। तो ये आपको कंफर्म कर लो कि जो वृक्ष फलों के लिए लगाए जाते हैं उन्हें बाग कहते हैं, और यदि यही जो छोटा और खुला क्षेत्र में हो तो इसे हम उपवन कहते हैं। वन अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक है तथा आर्थिक विकास में इसका जो विशेष योगदान रहता है। वन न केवल पारिस्थितिकीय संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फ्रेंड्स, बल्कि वायु प्रदूषण और मृदा अपरदन की रोकथाम में भी सहयोग करते हैं, राइट। वन और वनस्पति में अंतर तो आपको पता ही होगा, जो भी कल का वीडियो देखा होगा एक बार आप फटाफट रिवीजन कर लो कि वन एक विशाल प्रदेश है जो पौधों और झाड़ियों से ढका हुआ है, जबकि वनस्पति के अंतर्गत एक विशेष पर्यावरण में उगने वाले पौधों के एक समुदाय को समाहित किया जाता है, राइट। वन में नेक्स्ट पॉइंट है कि वन से तात्पर्य घने व परस्पर निकट उगने वाले पेड़ों से है, जबकि वनस्पति के अंतर्गत एक पारिस्थितिकीय तंत्र में पाए जाने वाले वृक्षों, घासों व झाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है, राइट। देन उसके नेक्स्ट पॉइंट में कि वन एक समान भूदृश्यावली प्रदान करता है, यानी लैंडस्केप, और जो वनस्पति है किसी एक प्रदेश को मिश्रित लैंडस्केप प्रदान करती है, यानी कि भूदृश्यावली प्रदान करती है, राइट। अब इसके वर्गीकरण और उपयोगिता के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज देख लेते हैं इसकी रिपोर्ट 2019 में क्या क्या कहा गया है, राइट। आपको हमने पूरा इसमें लिख दिया है और अच्छे से समझा भी देंगे। आप चाहो तो इसको एज इट इज नोट भी कर सकते हो, चाहो क्या आप कर ही लेना, वही आपके लिए अच्छा होगा, राइट। तो ये कब लागू किया गया था, तो 30 दिसंबर 2019 को भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR जारी की गई, जो इस श्रृंखला में 16वीं रिपोर्ट है, राइट। जो 15वीं रिपोर्ट थी वो 2017 में आई थी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों की स्थिति पर भारत वन स्थित रिपोर्ट जारी की जाती है, राइट। तो ये प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। इस जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, ये भी याद रखना देहरादून में है, तो उनके द्वारा जारी की जाती है 2 वर्ष में सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से, यानी कि सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग चित्र के माध्यम से, इसलिए ताकि सारी चीज़ें क्लियर समझ में आए, राइट। क्योंकि यदि एक नॉर्मल इंसान वन का सर्वेक्षण करेगा तो हजारों साल लग जाएंगे और कर भी नहीं पाएगा पूरे इंडिया का, तो इसलिए उसके सुदूर संवेदन के द्वारा इसको किया जाता है, राइट। देन उसके बाद है कि 1987 से भारतीय वन स्थित रिपोर्ट हर 2 वर्ष के अंतराल पर भारतीय वन संरक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये भी आप याद रखना, कब से ये लागू की गई है, तो 1987 से भारतीय वन स्थित रिपोर्ट हर 2 वर्ष में, और भारतीय वन संरक्षण के द्वारा, किसके द्वारा, तो भारतीय वन संरक्षण के द्वारा प्रकाशित की जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सोर्सेस 2 LISS थर्ड सेंसर ऑन ब्रॉड रिसोर्स 2
सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है। जो फ्रेंड्स ये 16वीं रिपोर्ट आई है, तो इसमें रिसोर्स सेट 2 का उपयोग किया गया है, राइट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2। ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि इसके एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के उन 10 देशों में 8वां स्थान दिया गया है जहां वार्षिक स्तर पर वन वृक्षों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, राइट। तो भारत का कौन सा स्थान है, तो 8वां स्थान है, जबकि 2017 की रिपोर्ट में भारत का जो था उसमें भी भारत का 8वां स्थान ही था, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वन संसाधनों के संदर्भ में हर 5 वर्ष में एक बार रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। सबसे ताज़ा रिपोर्ट यदि माने तो कब की थी फ्रेंड्स, 2015 की, जो कि 2011 से 2015 के लिए प्रकाशित की गई थी, राइट। तो फिर इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन द्वारा वन संसाधनों के संदर्भ में हर 5 वर्ष पर एक बार रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जो कि सबसे ताज़ा रिपोर्ट यदि हम बात करें तो 2015 की है। वो कैसे है, क्योंकि इसमें क्या था कि 2011 से 2015 के लिए इसको प्रकाशित की गई थी, राइट। अब वन की परिभाषा देख लेते हैं कि जो ये रिपोर्ट है तो इसमें कैसे कैसे वनों को लिया जाता है, राइट। तो पहले तो है इसमें कि सघन वन, घने वन और खुले वन। तो रिपोर्ट में वनों को घनत्व के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। घनत्व के आधार पर, ये बात भी ध्यान रखना, घनत्व के आधार पर, राइट। तो सघन वन, जहाँ वृक्षों का घनत्व कितना होता है, 70% से अधिक होता है, मतलब कि जहाँ सघनता ज़्यादा होगी वहाँ के वनों को सघन वन कहा जाता है, राइट। देन घने वन आते हैं कि जहाँ वृक्षों का घनत्व जो होता है वो 40 से 70% होता है। उसके बाद खुले वन, जहाँ वृक्षों का घनत्व 10 से 40% होता है, राइट। इसमें बांटा गया था। फिर उसके बाद आता है कि झाड़ियों में ऐसे वन क्षेत्र आते हैं जहां वन भूमि में पेड़ों की पैदावार बहुत कमज़ोर होती है और वृक्षों का जो घनत्व होता है फ्रेंड्स वो 10% से भी कम होता है, राइट। तो उससे वो झाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देन उसके बाद आता है गैर वन क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र आते हैं जो वनों के किसी भी वर्गीकरण में शामिल नहीं होते हैं। तो गैर वन क्षेत्र ऐसे वन क्षेत्रों में आते हैं जहाँ पे वनों के किसी भी वर्गीकरण में इनको शामिल नहीं किया जाता है, राइट। तो ये हुआ वनों की परिभाषा। देन नेक्स्ट देखते हैं कि 2015 में 10 देशों के लिए वन क्षेत्र कौन कौन से थे, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन के अनुसार। तो इसमें कौन कौन से देश थे फ्रेंड्स, क्योंकि इसका और उसका यदि हम कंपेयर करेंगे तभी हमको बात 2017, 2015, 2019 का कंपेयर करेंगे तभी सारी बातें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, राइट। तो 2015 की बात करें हम, तो जो 10 शीर्ष देश थे वो किसके अनुसार थे, ये भी आपको बहुत बारीकी से ध्यान में रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन के अनुसार, राइट। इसमें पहला था रूस, जो कि रूसी संघ था। 8,14,931 हेक्टेयर पर था, राइट। देन उसके बाद था ब्राज़ील, 4,93,538 हेक्टेयर। तीसरे नंबर पर है कनाडा, जो कि है 3,47,069 हेक्टेयर। और फिर उसके बाद आता अमेरिका में है 3,10,095 हेक्टेयर। फ्रेंड्स अमेरिका में आप लोग तो पता नहीं, पर बट मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि 2 अमेरिका है ना, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो उसमें से अमेरिका कौन है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जी अभी हैं, तो वो अमेरिका फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका है। जो ये अमेरिका उत्तरी अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका को ही अमेरिका कहा जाता है फ्रेंड्स। इसमें जिसको नहीं क्लियर हो तो नहीं पता था तो वो अब पता कर जान लो कि अमेरिका, हम जो उत्तर अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका है यूएसए, उसे बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज थे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका कौन सा देश है, राइट।
मतलब कि ये कहाँ पे है, किस महाद्वीप में, उत्तरी या दक्षिणी में, तो वो उत्तरी महाद्वीप में है, राइट। देन नेक्स्ट देखते हैं ये कौन से नंबर पर था, चौथे नंबर पर था। और इसका जो पांचवा चीन है 2,08,321 हेक्टेयर। फिर इसके छठे नंबर पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, 1,52,578 हेक्टेयर पर था। फिर उसके बाद आता ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है 1,24,751 हेक्टेयर पर। देन इंडोनेशिया 91,010 हेक्टेयर। पेरू 73,973 हेक्टेयर। और भारत है, तो भारत कितना है, 70,682 हेक्टेयर पर है। यानी कि 2015 में भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन के अनुसार भारत का 10वां नंबर था, राइट। बट अब इसका नंबर इम्प्रूव होके 8वें नंबर पर आ गया है। यदि हम भारत में मतलब कि सबसे अधिक वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले देश 2010 से 2015 में देखें तो मतलब अभी विश्व में कौन कौन से देश ऐसे हैं जो सबसे अधिक वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, क्योंकि इसको वार्षिक वन क्षेत्र की वृद्धि में ही 10 देशों को रखा गया है ना। तो इनमें से कौन कौन से देश हैं, तो चीन है पहला जो वार्षिक वृद्धि करता है, तो चीन। फिर दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। फ्रेंड्स इसको सीक्वेंस से आप याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यूपीएससी में कुछ ऐसे ही 1 2 3 करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप मतलब पहले में चीन है, तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला चीन हो गया। दिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर चिली है, चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, पांचवें नंबर पर फिलीपींस है, छठवें पे गैवान है, सातवें पे लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और आठवें पे भारत है, नौवें में वियतनाम है, 10वें में कौन सा है, फ्रांस है। तो सबसे लास्ट में कौन है, फ्रांस है। 8वें नंबर पे भारत है, और पहले में चीन है, दूसरे में ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे में चिली है। इतना आप याद रखो, राइट। और चौथे में संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब यदि बात भारत की करें तो ISFR भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं, मतलब कि भारत में वन क्षेत्रों से आच्छादित कौन कौन कितने कितने हेक्टेयर या कितने वर्ग किलोमीटर पर है, तो 2017 और 2019 पर आधारित हम बात करेंगे, राइट। तो इसमें से यदि देशों में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2017 पर कितना था फ्रेंड्स, 8,02,088 वर्ग किलोमीटर। यानी परसेंटेज की बात करें तो 24.39% था। और 2019 में ये कितना हो गया, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 24.56 वर्ग किलोमीटर। यानी कि 2019 में इसका कुछ इम्प्रूव हुआ, राइट। फिर उसके बाद आता है कि भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्सा, तो 7,08,273 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में 21.54% है। और इसमें जो है 2019 की बात करें तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में 21.67% है, राइट। देन नेक्स्ट देखें तो वृक्षों से आच्छादित जो क्षेत्रफल हैं वो कितने हैं, तो 93,815 वर्ग किलोमीटर। और 2019 में कितना था, तो इसमें है 95,027 वर्ग किलोमीटर, मीन्स 2.89% है, राइट। फिर उसके बाद आता है कि वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि, वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि, फिर वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि। तो वनों से आच्छादित इसमें हो जाएगा 6,778 वर्ग किलोमीटर 2017 की रिपोर्ट में। देन 2019 की रिपोर्ट की बात करें हम तो 3,976 वर्ग किलोमीटर, 0.56% होगा, राइट। और उसके बाद देखें तो वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है, तो ये था वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि, वृक्षों से आच्छादित, तो इसमें हो जाएगा 1,243 वर्ग किलोमीटर। और 2019 में हो जाएगा कि 1,212 के वर्ग किलोमीटर, मीन्स 1.29%, राइट। फिर उसके बाद हो जाएगा वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि, तो 8,021 वर्ग किलोमीटर,
1% 2017 में था और 5,188 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 0.65%। तो इससे साफ जाहिर हो रहा कि इसमें और इसमें वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 2017 में अधिक थी और 2019 में इसकी कम हुई थी वृद्धि। और वनावरण और वृक्षारोपण में के क्षेत्रफल में जो कुल वृद्धि थी 2017 में ज़्यादा थी, 8,021 वर्ग किलोमीटर पर थी, बट 2019 में वही घटकर 5,188 वर्ग किलोमीटर तक रह गई थी, राइट। देन उसके बाद देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों और वृक्षावरण का जो हिस्सा है वो 24.39% है और 2019 में कितना है तो 24.56% है। यानी कुल मिला के कुछ क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है और कुछ क्षेत्रों में इसकी जो संख्या है वो घटी है, राइट। तो अब इसके आगे देखते हैं कि भारत में जो वन रिपोर्ट 2019 का राज्यवार आंकड़ा देखें, मतलब कि भारत के कौन कौन से राज्यों में सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से या प्रतिशत की दृष्टि से पाए जाते हैं। तो प्रतिशत के संदर्भ में यदि सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य की बात करें हम फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा है मिजोरम में। ये 2017 में भी यही इसका आंकड़ा था और प्रतिशत की दृष्टि में 2017 में भी मिजोरम ही था और 2019 में भी कौन सा है, मिजोरम ही है, राइट। देन उसके बाद बात करें यदि हम कि उसके बाद कौन सा है, ये कितने क्षेत्रफल पर है तो 85.41% पर, राइट। फिर उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश जो कि है 79.63% पर। फिर उससे कम है अरुणाचल प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर आता है मेघालय जो कि 76.33% है। यानी कि मिजोरम, 1 मिनट मैप में दिखाते हैं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इन क्षेत्रों में जो है प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो राइट, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा है मिजोरम में, राइट। फिर उसके बाद कौन सा है, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय में है, राइट। यदि हम वो क्या बोलते हैं उसको, लक्षद्वीप मीन्स कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक हैं, राइट। देन उसके बाद बात करते हैं लक्षद्वीप में 2017 में थे 90.33% था, राइट। देन उसके बाद यदि हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में है तो सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो इसमें कौन सा आ जाएगा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश 77,482 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं और प्रतिशत में मिजोरम में, राइट, ये याद रखना। और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे प्रतिशत की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अरुणाचल प्रदेश है 66.688%। देन उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ कितना है 55,611 वर्ग किलोमीटर है और इसका है 66,688 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का है, राइट। इसको भी एक बार मैप में देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैप में पढ़ने के बाद क्लियर रहता है। मध्य प्रदेश पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से है, राइट, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर और फिर छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है, राइट। तो ये बात भी आप ध्यान रखना कि प्रतिशत की दृष्टि से ये पूर्वोत्तर के राज्य ही हैं, पूर्वोत्तर के 3 राज्य हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और आप ध्यान में रखना, यहाँ पे मैप देख ही रहे हैं, तो यहाँ के इतने राज्यों को फ्रेंड्स हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, राइट। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, तो ये कितने हो गए, तो इनको कितने नामों से जाना जाता है फ्रेंड्स, क्या बोला जाता है इनको, तो 7 सिस्टर इन राज्यों को बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं,
या कि अरुणाचल प्रदेश आता है 7 बहनों के नाम में कि नहीं, तो इनमें से फ्रेंड्स कितने हो गए, 4 3 7, हाँ ये सातों होते हैं जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, राइट। तो ये भी आप याद रखना, राइट। देन उसके बाद देखते हैं कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लिए, प्रतिशत की दृष्टि से देख लिए, राइट। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य हैं 2017 और 2019 में, तो आंध्र प्रदेश था जो कि 2141 वर्ग किलोमीटर पर था 2017 में, और कर्नाटक 2019 में है 1025 वर्ग किलोमीटर, राइट। तो आंध्र प्रदेश को पीछे करके कर्नाटक पहले नंबर पर आ गया है, जबकि 2017 में कर्नाटक दूसरे नंबर पर था। कर्नाटक में था 2017 में दूसरे नंबर पे 1101 वर्ग किलोमीटर था, और आंध्र प्रदेश 2019 में दूसरे नंबर पर कितना आ गया, कितना ज़्यादा इसमें कम हुआ है, तो 990 वर्ग किलोमीटर 2019 में इसका क्षेत्रफल रह गया है। सपोज आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा वन का दोहन किया गया है, कि कहाँ 2017 में 2 साल के अंदर अंदर 2017 में कितना था, 2141 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक इसका क्षेत्रफल था, बट 2019 में वहीं इसका क्षेत्रफल 990 वर्ग किलोमीटर पे आ गया है। ये बहुत बुरी कंडीशन है, राइट। अब इसके बाद आता है केरल, तो 2017 में तीसरे नंबर पर था 1043 वर्ग किलोमीटर, और 2019 में भी केरल 823 वर्ग किलोमीटर पर है, और ये तीसरे नंबर पर ही है। लेकिन 2017 में जहां इसका 1043 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था, वहीं 2019 में फ्रेंड्स 823 वर्ग किलोमीटर रहेगा। कितना बड़ा डिफरेंस है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो इसमें, राइट। तो ये देखिए, मतलब जितने भी राज्य हैं, हालांकि कर्नाटक में जो है वो 2019 में सर्वाधिक है, बट 2017 के कंपेयर करें तो कर्नाटक में भी पहले 1100 था, और अब 2019 में कितना है, 1000 ही है, राइट। तो बहुत बड़ा अंतर है, और लगातार अभी इसका जो है दुरुपयोग होता ही जा रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या है, तो जो है कुछ पॉइंट और आप नोट कर लो। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के जो है प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, तो इसको देख लेते हैं। देश में मैंग्रोव क्षेत्रफल में 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1.10% बढ़ा है, राइट। और क्षेत्र, नेक्स्ट पॉइंट है कि देश में कुल बांस क्षेत्रफल है, तो वो कितना है, लगभग 1,60,37 वर्ग किलोमीटर है बांस क्षेत्रफल। जो संपूर्ण देश में बांस क्षेत्रफल 1,60,37 वर्ग किलोमीटर पर है, और मैंग्रोव क्षेत्रफल 17 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। ISFR 2017 के अनुमान की तुलना में जो बांस का क्षेत्रफल है उसमें 3,229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी इन दोनों क्षेत्रों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मैंग्रोव क्षेत्र में 54 वर्ग किलोमीटर की, और बांस के क्षेत्र में 3,229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार वन में कुल कार्बन स्टॉक 7 लाख कितना है, 7,124.6 मिलियन टन अनुमानित है, राइट। ये क्या है, 7,124.6 मिलियन टन अनुमानित है। 2017 के अंतिम आकलन की तुलना में देशों के कार्बन स्टॉक में 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, और वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है, यदि वार्षिक वृद्धि की बात करें तो 21.3 मिलियन टन है, जो कि 78.1 मिलियन टन CO2 है, राइट। तो जो है CO2 गैस है कहाँ पे, 78.1 मिलियन टन CO2 है। इसमें वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है, 1.3 मिलियन टन की हुई है। देन इसमें नोट देख लेते हैं फ्रेंड्स कि अकार्बनिक और कार्बनिक रूप से वनों में जो कार्बन मौजूद रहता है उसे ही कार्बन स्टॉक की संज्ञा दी जाती है, राइट। मीन्स कि अकार्बनिक और जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक रूप से वनों में जो कार्बन मौजूद रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन स्टॉक कहते हैं। यहाँ पे आया था ना कार्बन स्टॉक, कहाँ पे, ये जो है कि 2017 के अंतिम आकलन की तुलना में
कार्बन स्टॉक में 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो कार्बन स्टॉक क्या है? तो अकार्बनिक और कार्बनिक रूप से वनों में जो कार्बन मौजूद रहता है उसे ही कार्बन स्टॉक की संज्ञा दी जाती है। वन होते हैं, वन क्षेत्रों में कार्बन की मात्रा को कम होने को कार्बन स्टॉक में कमी होना कहा जाता है। यदि वन क्षेत्रों में कार्बन की मात्रा में कमी आती है तो उसे कार्बन स्टॉक में कमी होना कहा जाता है। और घने वन होते हैं, घन वन क्षेत्र में वायुमंडल में से सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का काम करते हैं। मतलब कि घने वन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का काम करते हैं। ये मत समझना फ्रेंड्स, एक बात और, ये मत समझना कि हम लोग अनुपयोगी हैं, क्योंकि यदि हमको ऑक्सीजन गैस की जहाँ ज़रूरत होती है तो फ्रेंड्स पेड़ पौधों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। हालांकि उनका दोहन हम लोग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और लगातार करते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। बट कार्बन डाइऑक्साइड जो हम श्वसन के द्वारा छोड़ते हैं तो वो पेड़ पौधों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है और पेड़ पौधे उसको अवशोषित करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी अभी भी उपयोगी हैं, राइट। अब इसके यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो इसमें निष्कर्ष देखते हैं फ्रेंड्स। यदि आप निष्कर्ष लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? तो इसमें आ जाएगा कि किसी देश की संपन्नता उसके निवासियों की भौतिक समृद्धि अधिक वहाँ की जैव विविधता से आंकी जाती है। मतलब आप निष्कर्ष तौर पर लिख सकते हो कि किसी देश की जो संपन्नता है तो उसके निवासियों की भौतिक समृद्धि से अधिक वहाँ की जैविक विविधता से आंकी जाती है, राइट। मतलब भौतिक समृद्धि से अधिक जैविक विविधता से आंकी जाती है। ये बात आप समझ रहे होगे कि भौतिक समृद्धि से अधिक, ये बात समझ लेना फ्रेंड्स। भौतिक समृद्धि मतलब कि जो हम लोग विकास कर रहे हैं उससे अधिक कहीं महत्वपूर्ण जैविक विविधता से आंकी जाती है। और भारत में भले ही विकास के नाम पर बीते कुछ दशकों में, ऐसा आप यदि मेंस लिख रहे हो तो उसमें निष्कर्ष पे लिख सकते हो कि भारत में भले ही विकास के नाम पर बीते कुछ दशकों में वनों को बेतहाशा उजाड़ा गया है, लेकिन हमारी वन संपदा दुनिया भर में अनूठी और विशिष्ट है, राइट। और इसके आगे आप लिख सकते हो कि ऑक्सीजन का जो एक मात्र स्रोत वृक्ष है, इसलिए वृक्षों पर ही हमारा जीवन आश्रित है। यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो किसी भी जीव जंतु का अस्तित्व नहीं रहेगा, राइट। तो ये बात भी आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। फ्रेंड्स एक बात और आप नोट कर लो कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको अच्छे से आप नोट करो कि 21 मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस वन और स्थायी शहर के केंद्रीय विषय के साथ मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2012 में अपनाए गए प्रस्ताव के अंतर्गत वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 2013 से, राइट। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2012 में इसे अपनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था और वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2017 में यदि इसकी थीम की बात करें तो क्या थी? वन एवं ऊर्जा थी। और वर्ष 2019 की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी थीम वन व शिक्षा थी, राइट। तो मैंने जो पहला पॉइंट बोला कि 21 मार्च 2019 नहीं 2018 को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस वन और स्थायी शहर के केंद्रीय विषय के साथ मनाया गया, यानी 2018 में मनाया गया, फिर 2019 में ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है जो 21 मार्च को मनाया जाता है, राइट। तो 2019 की जो थीम थी वो वन व शिक्षा है और 2017 की भी याद रखो आप कि 2017 की जो थी वन एवं ऊर्जा थी, राइट। और एक बात और आप नोट कर लो कि ये जो रिपोर्ट थी तो इस रिपोर्ट में पहली बार क्या हुआ था, वनों में स्थित जल स्रोतों का आकलन किया गया। जो 2005 से 2015 के अवधि में रिपोर्ट आई थी तो उसमें पहली बार क्या किया गया था फ्रेंड्स,
जल स्रोतों का आकलन किया गया था। जो कि वनों में स्थित जल स्रोत थे उनका आकलन किया गया था 2005 से 2015 की अवधि में। इसके अनुसार इन जल निकायों के क्षेत्रफल में 2647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य हैं। राइट, ये मैं आपको 2017 की रिपोर्ट में ये लिखा गया था, तो उसका बता रही हूँ फ्रेंड्स। 2019 का आप लोग चेक कर लेना, मेरे पास उसका वो नहीं है डाटा। ये 2017 की है। ये किसके अनुसार है, पहले तो ये आप देख लो कि ये किसके अनुसार लिखा गया था 2017 में। तो ये 2005 से 15 की जो अवधि में रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार लिखा गया था। तो उसके अनुसार जल निकायों का जो क्षेत्रफल था वो 2647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इनमें से महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र ये हो गया, फिर उसके बाद गुजरात हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। ये तीनों क्या है, शीर्ष राज्य हैं। राइट, तो ये रहा आज का अपना पूरा वन रिपोर्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यदि समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ बताना कि समझ में, मतलब पढ़ाया मेरा समझ में आ रहा है या कुछ और इसमें इम्प्रूव करें। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहो, सुरक्षित रहो और अपनी पढ़ाई बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से करते रहो फ्रेंड्स। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। छोटी जिंदगी है, खुश रहो यार, पढ़ते रहो और क्या।